हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में बात करेंगे मेंस के बारे में कि मेंस की स्टार्टिंग कैसे करें, मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें। ये मेनली मेंस आंसर राइटिंग के लिए है वीडियो। यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, आरपीएससी का हो, एमपीपीसीएस का हो, किसी भी स्टेट यानी किसी भी पीसीएस और यूपीएससी हर एग्जाम के लिए जो भी आईएसपीसीएस के एग्जाम है उनके लिए आपको पता है कि मेंस आंसर राइटिंग कितना ज़रूरी है। तो मेंस आंसर राइटिंग ये फ्री इनिशिएटिव है। इसमें हम स्टार्टिंग से लेके और एंड तक यानी कि इंट्रो से लेके और कंक्लूजन तक पूरा स्टेप बाय स्टेप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। डेली इसमें हम आपको क्वेश्चन अपलोड करेंगे। आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम कुछ दिन यानी कि 5 वीडियो में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि मेंस आंसर राइटिंग करनी कैसे है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही डाउट होता है कि शुरू कैसे करें, लिखना स्टार्ट कैसे करें। क्योंकि जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था तब मुझे भी सेम ही डाउट था कि कैसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए, कैसे अपनी आंसर राइटिंग को प्रभावी बनाया जाए। क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, जैसे मैंने सारी बड़ी बड़ी कोचिंग्स में टेस्ट सीरीज की हुई है, मैं फिलहाल जो है इवेल्युएशन का काम भी करती हूँ टेस्ट सीरीज में। जैसे कि जो भी आप बड़ा संस्थान आप सोच सकते हैं, चाहे आप दृष्टि आईएएस हो, पीडब्ल्यू हो, ओनली आईएएस, द आईएएस हब, विजन आईएएस, नेक्स्ट आईएएस, जिस भी कोचिंग का आप नाम फिलहाल आपको याद आ रहा हो, मैंने सब में टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है। और अभी मैं पीडब्ल्यू में करंटली खुद भी जो है क्वेश्चन इवोल्यूशन करती हूँ। तो मेन जो मेरे बच्चों में नोटिस करती हूँ वो है कि वो यही नहीं पता है कि बॉडी को स्टार्ट कैसे करना है, इंट्रो में कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है। तो उसके लिए मैंने ये मेंस का एक अलग से ही मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें बताया जाए कि स्टार्टिंग से और एंड तक आपको कैसे लिखना है, कैसे आप अपने आंसर को ज़्यादा प्रभावी बना सकते हो, जिससे कि टीचर को पढ़ने में अच्छा लगेगा। और जितना टीचर को पढ़ने में अच्छा लगेगा आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। क्योंकि मैं डेली कॉपी वैल्यूएशन करती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स का आंसर पढ़ के लगता है कि ये इसको मार्क्स देने चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का इंट्रो पढ़ के ही लगता है कि इसको कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए हम इंट्रो से लेकर कंक्लूजन तक हर चीज़ सीखेंगे कि कैसे प्रभावी बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम अट्रैक्ट कर सकें। सबसे पहले तो वर्ड लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर देखो यूपीएससी में और यूपीपीसीएस का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक तो 10 मार्कर होते हैं और दूसरे होते हैं 20 मार्कर। यूपीएससी में भी सेम होता है, यूपीपीसीएस में इस तरह से होते हैं। वर्ड लिमिट लगभग होती है 10 मार्कर की 150 वर्ड, और ये 20 मार्कर की होती है 250 वर्ड। तो इस वर्ड लिमिट में रहते हुए हम कैसे लिखें, सबसे मेन काम यही है। क्योंकि अगर हम इस वर्ड लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हमारा पेपर छूट जाएगा, और पेपर छोड़ने का मतलब है कि आप उस लिस्ट से बाहर हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना आता है। मैं देखती हूँ बच्चे ना 150 वर्ड लिमिट के में ना 500-500 वर्ड लिख रहे हैं। आप समझ रहे हैं। सबसे पहली चीज, आपको अगर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आप यूपीएससी फॉर्मेट की कॉपी का यूज करेंगे। आप नॉर्मल कॉपीज में नहीं लिखेंगे, उससे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप जो है जैसे 150 वर्ड का 2 पेज में लिखना होता है। तो जब आप यूपीएससी फॉर्मेट की कॉपी में लिखेंगे और आप 2 पेज में लिखेंगे डेली, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने वर्ड लिख रहे हैं, उस वर्ड लिमिट को कम कैसे करना है। अगर ज्यादा वर्ड छोटी राइटिंग है तो उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, जिससे दोनों पेज भरे हुए दिखें। ऐसा ना हो आपकी छोटी छोटी राइटिंग हो, एक पेज में आपको आंसर हो जाता हो, यानी कि एक पेज में आपकी वर्ड लिमिट कंप्लीट हो जाती हो। तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो हम सीखेंगे। दूसरा है बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि लिखना किस तरीके से होता है। तो पहली चीज जो आपको करनी है, आपको पैरा फॉर्म में नहीं लिखना है। ज्यादातर बच्चे पैरा फॉर्म में लिखने की गलती करते हैं, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत बोरिंग होता है। क्योंकि जब हम खुद भी आंसर आप चेक करोगे, आप देखो कि जिसका आंसर अगर पैरा फॉर्म में लिखा हो आपको पढ़ने में मजा नहीं आता है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप पैरा फॉर्म में ना लिख के पॉइंट फॉर्म में लिखें। तो बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले इंट्रो होना चाहिए, यानी कि भूमिका। ज्यादा नहीं, 25 से 30 वर्ड लास्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन है, कोशिश करनी चाहिए कि इंट्रो के बाद एक माइक्रो डायग्राम बनाया जाए, और उस माइक्रो डायग्राम की मदद से हम उस क्वेश्चन को हल्का सा समझा दें कि क्या पूछना चाह रहा है। फिर मेन हेडिंग आएगी जो क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर सब हेडिंग्स आएंगी जो उस क्वेश्चन के पार्ट्स होंगे। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि 150 वर्ड का क्वेश्चन है, मिनिमम 6 to 7 सब हेडिंग्स होनी चाहिए। 8 है तो वेल एंड गुड। उसके बाद आएगा हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन से पहले जो हमने सब हेडिंग्स दी हैं, क्योंकि हमको पेज भी भरना है अपना,
आपको 150 वर्ड में, आप समझ रहे हो 150 वर्ड यानी कि 2 पेज, एक पेज में 75 वर्ड से ऊपर नहीं होने चाहिए। 75 वर्ड अगर हम ऑन एवरेज लें तो एक लाइन में 5 वर्ड रखें तो 15 लाइन्स में हो गए। अब आप सोचो कि एक कॉपी में से 15 लाइन लिखेंगे तो कॉपी तो खाली खाली दिखेगी, तो उसको भरना पड़ेगा। तो भरने के लिए क्या करना है, भरने के लिए हमको एक काम करना है, भरने के लिए हमको यूज करनी है मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम। हर क्वेश्चन में कोशिश करनी है कि एक ना एक इस तरह का कुछ कंपैरेटिव फ्लो चार्ट, डायग्राम कुछ इस तरह का, कोई मैप इंडिया का, वर्ल्ड का, और अगर किसी स्टेट का है, जैसे यूपीपीसीएस का एग्जाम है तो यूपी का मैप यूज कर सकते हैं। मैप भी कई टाइप के होते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगी कि किस किस तरह के आप मैप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका पेज भरा हुआ दिखे। देखो मेन काम है ना, आधा काम लिखने के साथ साथ होता है साइकोलॉजी का। आपका पेज भरा हुआ दिखेगा तो टीचर को लगेगा इस बच्चे को बहुत आता है। अगर आपका पेज खाली दिखेगा, उसमें कंटेंट भले ही आपका ठीक है लेकिन इंप्रेशन ये जाएगा कि कम लिखा है। जब पेज भरे भरे दिखते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। तो जो हमने बॉडी स्ट्रक्चर देखा था, इंट्रोडक्शन, माइक्रो डायग्राम, उसके बाद आएगा मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपको क्या क्या यूज करना है, आपको कीवर्ड यूज करना है, आपको मैप यूज करना है, आपको फॉर्मूलाज यूज करना है, जैसे दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, जैसे स्वाधीनता प्लस स्वतंत्रता संग्राम इज इक्वल्स टू आजादी। कुछ इस तरह के कीवर्ड्स आपको यूज करने। धीरे धीरे एक एक चीज हम सीख लेंगे कि किस तरह से कीवर्ड बनाने हैं, किस तरह से फॉर्मूलाज बनाने हैं। एक एक वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। डाटा का यूज करना है, फैक्ट्स यूज करने, एग्जाम्पल्स यूज करने हैं। जैसे कि अभी मान लो गरीबी का कुछ दे रहे हैं तो उसमें समितियों के नाम बताने हैं, वर्तमान में गरीबी कितनी है, वर्ल्ड बैंक ने क्या डेटा दिया, ये सब बताना पड़ेगा आपको। क्योंकि जैसे ही हम सब हेडिंग देंगे ना और सब हेडिंग में हम पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण लिखना मस्ट है। हमें उदाहरण लिखना ही लिखना है जिससे कि हमारे जो बात कही है उसमें वजन आए। अगर आप टॉपर्स की कॉपी देखोगे, जैसे श्रुति शर्मा हो गया और जो इस साल के टॉपर हैं, तो आप देखोगे कि उनके हर पॉइंट में एग्जाम्पल्स होते हैं। वो एग्जाम्पल्स जो है आपकी बात को सही प्रूव करते हैं। उसके बाद हमको क्या देना है, कंक्लूजन। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमें देना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद हमें देना है माइक्रो डायग्राम, माइक्रो डायग्राम के बाद हमें देना है मेन बॉडी, मेन बॉडी में हमें ये सब इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमें देना है कंक्लूजन। अब बात आती है कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के टाइप्स की बात कर लेते हैं। पहला तो होता है डेफिनेशन बेस्ड। जैसे मान लो सतत विकास लक्ष्य पर कोई क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले तो सबसे इजी है कि हम ये बता दें सतत विकास होता क्या है। फैक्ट या डाटाबेस ये बता दें कि इंडिया की कौन सी रैंकिंग है सतत विकास अचीव करने में, हम उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने गरीबी का एग्जाम्पल लिया था तो हम बता सकते हैं कि विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का गरीबी प्रतिशत इतना है जबकि यूपी का इतना है। ये हो गया कंपैरिजन बेस्ड। जब अगर हम दो स्टेट को यानी इंडिया और स्टेट में अगर कंपैरिजन करके बता देंगे, अगर स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उससे हमारी बात में वजन आता है। अगर हम दो चीज़ों का जैसे जैसे इंडिया जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना जा रहा है लेकिन साथ ही दूसरी तरफ हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन इतना है, तो ये कंपैरिजन बेस्ड हो गया जो एक तरफ आपके पॉजिटिव साइड को दिखाएगा, दूसरी तरफ आपके चैलेंजेस को दिखाएगा। और अगला होता है कोटेशन बेस्ड। ये ज़्यादातर ऐसे में और हम एथिक्स के पेपर में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ना हम किसी अच्छे जो है जो भी राइटर रहे हैं या फिर जो भी समाज सुधारक रहे हैं उन सबके अच्छे कोटेशंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन हमारा किस तरीके का होना चाहिए, तो कंक्लूजन कमेटी बेस्ड हो सकता है कि जैसे गरीबी के लिए कौन कौन सी कमेटी थी, भुखमरी के लिए कौन सी थी, हर चीज़ के लिए कमेटी, संघीय राज्य के लिए क्या कमेटी बनाई गई, इस तरह की हम कमेटियों को बेस्ड जो है कंक्लूजन दे सकते हैं। जैसे रेलवे सुधार करना है तो अतः रेलवे सुधार के लिए इस समिति के जो सुझाव हैं उन्हें अपनाना ज़रूरी है, इस तरह से कर सकते हैं। गोल बेस्ड यानी कि ये करने से एसडीजी गोल 1 अचीव हो सकता है, एसडीजी गोल 2 अचीव हो सकता है। हम ये इस तरह से एसडीजी वगैरह के गोल, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल, इन सबको जोड़ के भी हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। या फिर कीवर्ड बेस यानी कि स्वावलंबन से स्वतंत्रता, स्वावलंबन से आत्मनिर्भरता, इस तरह की हम कीवर्ड बेस कंक्लूजन भी दे सकते हैं। अगर महिलाओं से रिलेटेड आया तो रोजगार, स्वरोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ने का कदम है। कुछ इस तरीके से हम कीवर्ड बेस जो है
कंक्लूजन दे सकते हैं फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा कंक्लूजन, भविष्य में एकदम भविष्योन्मुखी, क्योंकि जिस आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो सामने वाले को लगना चाहिए कि इस इंसान की पॉजिटिव अप्रोच है, इसके गोल बड़े बड़े हैं, ये फ्यूचर को प्लान करके चीजें सोच रहा है। तो इस तरह के आपके कंक्लूजन होना चाहिए। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले आपकी जो कॉपी है वो कैसी होनी चाहिए, A4 साइज कॉपी होनी चाहिए और यूपीएससी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यूपीएससी फॉर्मेट की कॉपी होती है, आपको इस साइड कुछ नहीं लिखना होता, यहाँ कुछ नहीं लिखना होता, ये क्वेश्चन लिखा होता है, यहाँ से आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, पहला चीज ये है। दूसरा हो गया कि इंट्रो में कितने वर्ड देने हैं, इंट्रो में देने हैं 25 से 30 वर्ड। तीसरा है उसके बाद हमें बनाना है एक छोटा सा माइक्रो डायग्राम, जिससे कि हम ये समझा सकें कि क्वेश्चन किस बारे में है। चौथा है मेन बॉडी। मेन बॉडी में हमें सब पार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें हमें फैक्ट देना है, डाटा देना है, एग्जांपल्स देने हैं। और मेन बॉडी कितनी होनी चाहिए, मेन बॉडी आपकी हो सकती है 100 to 120 वर्ड्स लास्ट। उसके बाद है हमारा क्या आएगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन कितने वर्ड का, सेम इंट्रो की तरह 25 to 30 वर्ड। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है हर कंडीशन में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं। मीन्स की आंसर राइटिंग के लिए फॉर्मेट याद रखना बहुत 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 ज़रूरी है। आप कोशिश करिए कि आप पैरा फॉर्म में लिखने से बचें और इसी फॉर्मेट में लिखें। आप जितना कीवर्ड बेस्ड, जितना वन लाइनर लिखेंगे उतना ही पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा, उतना ही उसे समझने में आसानी रहेगी। और आप अगर पैरा फॉर्म में लिखते हैं तो एक तो आपकी वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है, दूसरा आपको टाइम ज़्यादा लगता है, तीसरा वो कॉपी जो है वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है तो आई कैचिंग नहीं होता। आप खुद सोचो ना, एक आदमी एक दिन में 50-50 कॉपियाँ चेक कर रहा है, वो बोर हो जाता है भाई, उसको नहीं अच्छा लगता ये। क्योंकि जब आप कॉपी चेक करते हो आप चाहते हो आपका काम हो जाए जल्दी, और जल्दी काम होता है जब पॉइंट फॉर्म में लिखा होता है। जब अगर पैरा फॉर्म में लिखा होता है तो उसको पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ता है, जो कि एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता है। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, आप चाहें तो टॉपर्स की कॉपी भी देख सकते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे हिंदी मीडियम के लिए आपको देखना है, आप रवि से की कॉपी देखो, अब तक की बेस्ट कॉपी होने की नहीं है। इंग्लिश मीडियम के तो हर साल टॉपर निकल रहे हैं, आप किसी भी टॉपर की कॉपी देख लीजिए, हर आपको पॉइंट के बाद एग्जाम्पल मिलेगा, छोटा सा इंट्रो, छोटा सा कंक्लूजन, उसमें ढेर सारे माइक्रो डायग्राम्स। अब अगला क्वेश्चन आता है कि डायग्राम कैसे बनाएं, किस तरह के डायग्राम्स यूज करें। तो मैंने उसके लिए डायग्राम्स भी बनाए हैं कुछ। जैसे ये अगर किसी क्वेश्चन में 4 डायमेंशन है उसे बताने के लिए है, अगर 3 डायमेंशन बताने तो हम इस तरह का जो है डायग्राम यूज कर। ये इनसे क्या होता है, आप उसको सीधे भी 4 बता सकते थे लेकिन वो जगह कम यूज करेंगे। ये डायग्राम्स होते हैं बेसिकली आपके स्पेस को यूज करने के लिए, जिससे आपका पेज खाली ना दिखे। और मान लो कोई 3 पॉइंट हैं जिनके कई कई सब पॉइंट्स हैं, उनको हम इस तरीके से बता सकते हैं। आधा चांद भी बना सकते हैं, यहाँ बीच में हेडिंग लिख दो किस बारे में, फिर उसके टाइप बता दो। ये होता है कि आपको याद ही नहीं है हेडिंग, आप लिखने बैठ रहे हो, आपको याद है कि यार उसमें 6 पॉइंट थे, बट आपको उस टाइम 3 ही पॉइंट याद आ रहे हैं, तो ये सबसे सेफ होता है कि 3 तो उस टाइम लिख दिए, मान लो बाद में याद आ गया तो एक आधा और लिख दो। ये जैसे कम अभी है ना, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें या फिर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पक्षों का उल्लेख करें, तो ये उस चीज के लिए होता है कि हम सकारात्मक पक्ष भी बता सकते हैं, नकारात्मक भी बता सकते हैं। और ये एथिक्स में यूज होता है ज्यादातर, जैसे 2 मूल्य दिए हुए हैं, कुछ 2 चीजें दी हुई हैं, उनका कंपैरिजन करना है तो उसके लिए बता सकते हैं। जैसे अगर आ जाए कि है ना, वर्तमान में पैसे में और नैतिकता में क्या संबंध है, तो कई केसों में ऐसा देखा गया कि पैसा नैतिकता पर भारी हो जाता है, पैसा जो है नैतिकता पर भारी हो जाता है। या फिर हम कई केसों में, या और अगर हम पुराने जो है ऋषि मुनियों की बात करें, भारतीय परंपरा की बात करें, तो वहाँ नैतिकता पैसे से ज्यादा भारी है। तो इस तरह के कंपैरिजन बता सकते हैं, बैलेंस की बात कर सकते हैं, तो इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये नोटबुक की साइड से स्टार्ट करके दिया जा सकता है इस तरह का डायग्राम, या फिर इसको ऐसे बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये कई टाइप्स बताने के लिए 6 टाइप्स, ये भी 6 टाइप्स बताने के लिए है। इन डायग्राम से क्या होता है, बेसिकली टाइप्स उतने ही रहेंगे, आप वैसे 6 टाइप बताओगे ना तो उसमें जगह कम कवर होगी, ऐसे बताओगे पेज भरा भरा सुंदर लगेगा, जगह ज़्यादा कवर हो जाएगी और आपकी वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं होगी। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हम 2 टाइप से बता सकते हैं कि इधर पॉजिटिव लिख दो, इधर नेगेटिव, सीधे भी लिखे जा सकते थे, लेकिन
जितना हम नया कुछ उसमें इनपुट डालेंगे ना, उतने ही 0.25 मार्क्स हमारे बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। एग्जामिनर 4 नंबर देने वाला होगा ना, उसको लगेगा बच्चे ने थोड़ा अच्छा किया, उसको हो सकता है 1/2 नंबर आपको ज़्यादा दे दे। तो ये जो नंबर है ना, ये खेल करेगा, ये सिलेक्शन में भी हेल्प करेगा, उसके बाद पोस्टों में भी हेल्प करेगा, उसके बाद रैंकिंग में भी हेल्प करेगा। तो आपको अगर हर क्वेश्चन में 0.25 मार्क्स ज़्यादा लेने हैं तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, 0.25 इंटू 20 क्वेश्चन, 5 नंबर हो गया। एक पेपर में 5 नंबर, 4 पेपर में 20 नंबर। आप मेरिट से बाहर अंदर दोनों हो सकते हैं 20 नंबर से। ये 4 टाइप बताने के लिए। अब ये सब ना स्पेस कवर करने के लिए अच्छी डायग्राम, कोई प्रोसेस है तो उसको इस तरह से बताया जाता है, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, सर्कुलर फॉर्म में बता सकते हैं। ये कोई, ये एथिक्स में यूज होते हैं। 3 मूल्य दिए हैं, ये बीच में उनका, ये मूल्य है, ये उसके 3 प्रकार हैं। ऐसे 2 चीज़ों में का हम बता सकते हैं कि इंसान को सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए। ये बीच का ग्रे पार्क है कि कई स्थितियों में हमें दोनों में बैलेंस लेके चलना पड़ता है। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा है, किसी के हित के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। तो कुछ ऐसे ग्रे एरिया बताने पड़ते हैं हमें, उसके लिए हम इस तरह का डायग्राम यूज कर सकते हैं। ये भी एथिक्स में यूज होता है जनरली, कि ABC मॉडल सुना होगा आपने, तो उसमें बताने के लिए यूज होता है कि बिहेवियर, कॉग्निटिव, और ए से भी कुछ मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। तो ये इस तरह के बिहेवियर वगैरह बताने के लिए इस तरह के डायग्राम यूज कर सकते हैं। और जैसे जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम फ्लो चार्ट बता सकते हैं कि भारत की ग्रोथ रेट इतनी है, जबकि यूपी की इतनी है, जबकि वर्ल्ड की इतनी है। इस तरह के फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। इस तरह के फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं कि भारत की ग्रोथ रेट इतनी है, इकोनॉमी इतनी है। और भी और भी हम फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसा भी बना सकते हैं, लीनियर भी बना सकते हैं इसको, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कंपैरिजन को। जैसे पुरुषों का महिलाओं की शैक्षिक अनुपात इतना है, पुरुषों का जबकि इतना है। और भी बहुत सारे तरीके के डायग्राम होते हैं, इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कंपैरिजन करके। ठीक है, ये होता है ये दर्शाने के लिए कि इतने प्रतिशत लैंड पे ये है, इतने पे ये है, इतने पे ये है। और बॉक्स में भी दर्शाया जा सकता है इसको। जैसे कि बात की 89% जो फार्मर्स हैं वो सीमांत हैं, तो ये हो गया 89%। ऐसे अप्रोक्स बता सकते हैं। और हम इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रायंगल फॉर्म में बना सकते हैं कि ये भारत हो गया पूरा, और ये हो गए 89% कृषक। इस तरह से बताया जा सकता है। तो ये आपको इनोवेशन यूज करने ही पड़ेंगे। आप जब अपना डाटा दे रहे हैं तो आप उस डाटा को सीधे लिखने की बजाय इस तरह के फ्लो चार्ट का यूज करके लिखेंगे, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा जो है मार्क्स गेन का तरीका बनेगा। मेन जो लड़ाई है वो लिस्ट में आने की है, लिस्ट में आने के बाद रैंकिंग की है, क्योंकि जितनी अच्छी रैंकिंग उतनी